हे गाइस, हाय, दिस अभिषेक, मास्टर टीचर ऑफ फिजिक्स एट वेदांतो। कैसी चल रही है बच्चों जिंदगी? कैसे हो मेरे शेरो शेनियो? वेलकम टू अ धमाकेदार सेशन। आज हम करने वाले हैं सारे एनसीईआरटी के सवाल, एक्सरसाइज के सवाल जो आपके चैप्टर क्लास 9 साइंस फिजिक्स का वर्क पावर एंड एनर्जी का चैप्टर है। उसके सारे एनसीईआरटी के एक्सरसाइज सवाल हम करने वाले हैं विद प्रॉपर प्रॉपर आंसर्स, और मैं बनाकर भी दिखा दूंगा जहां जहां पे डायग्राम्स लगते हैं। टोटल 21 क्वेश्चन है आपके एक्सरसाइज में, वो सारे सवाल करेंगे, तो आपको कोई और सेशन देखने की जरूरत नहीं है टू एक्चुअली फाइंड आउट द एनसीईआरटी सोल्यूशन। हर एक सवाल है आज, ठीक है। और साथ ही साथ यू ऑल्सो नीड टू रियली नो कि जो आपके टॉपिक्स रिलेटेड हैं वो भी आज हम कर रहे हैं, ताकि भाई बाद में कोई प्रॉब्लम ना हो, कि बहुत सारे स्कूल्स में वो रिलेटेड टॉपिक्स को भी ले लिया जाता है। तो वो सारे सवाल भी आज हम कर रहे हैं, तो वीडियो को एंड तक रहना। और क्योंकि ये चैप्टर इतना थोड़ा सा ईजी है, तो और सवाल एनसीईआरटी एक्सरसाइज के थोड़े और इजी हैं, तो मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। समवेयर अबाउट 30-40 मिनट्स के अंदर हम सारे सवाल कर लेंगे विद प्रॉपर एक्सप्लेनेशन। एंड ऑल्सो लेट मी रिमाइंड यू, अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन, शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल राइट नाउ। एंड लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन आपको अगर ऐसा ये सेम सेशन साउंड के लिए भी चाहिए, क्योंकि मैं मोशन के लिए कर रहा हूँ इस हफ्ते ऑलरेडी, और साथ ही साथ फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन का मैंने कर दिया था, ग्रेविटेशन का भी मैंने मेरे ख्याल से कर लिया। अगर आपको साउंड चैप्टर के लिए ऐसे पूरे एनसीईआरटी का चाहिए तो लेट मी नो, ठीक है, इन द कमेंट सेक्शन। और हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू द चैनल एज वेल। एंड ऑल्सो रिमेंबर कि भाई ये पूरा का पूरा पीडीएफ अलॉन्ग विद व्हाट आई एम राइटिंग इन दिस सेशन आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर एब्सोल्युटली फ्री मिल जाएगा, और टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो विदाउट स्पेंडिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट इट स्टार्टेड। ठीक है बेटा, चलो अब आगे बढ़ते हैं और फोड़ते हैं बल्ले बल्ले के साथ। आपको ये बल्ले बल्ले, मेरे को ये बल्ले बल्ले, शुरू करते हैं। तो ऑल एनसीईआरटी क्वेश्चंस ऑफ वर्क, एनर्जी एंड पावर, starting from the first question right now. Look at the activities listed below. Reason out whether or not work is done in the light of your understanding of the term work. क्या भाई यहाँ पे जो 4-5 चीजें दी गई हैं उनमें काम हो रहा है कि नहीं, फिजिकल वर्क हो रहा है कि नहीं, जो हमारा साइंटिफिक वर्क है। तो हमारे हमारे लिए वर्क क्या है भाई? हमारे लिए वर्क है, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ये हमारे लिए वर्क। अगर ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगा है, अगर वो डिस्प्लेस कर रहा है, तो वहां पर काम हो रहा है, वहां पे वर्क डन है। तो ऑन दैट बेसिस लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड कि भाई यहां पर सब में वर्क हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, ओके। तो सुमा इज स्विमिंग इन ए पॉन्ड। हाँ भाई, बिल्कुल वर्क हो रहा है, क्योंकि सुमा स्विमिंग करते वक्त ऑफ कोर्स बात है फोर्स लगाएगी, और वो डिस्प्लेस भी हो रही है, इसलिए तो आगे बढ़ रही है ना। तो सुमा के मामले में वर्क हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। अ डोंकी इज कैरिंग अ लोड ऑन इट्स बैक। अब डोंकी जी क्या है भाई? अपने पीठ पे लगेज लेकर आगे जा रहे हैं, बहुत ज्यादा लोड लेकर आगे जा रहे हैं। तो यहां पे क्या डिस्प्लेसमेंट है? द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज नो। यहां पर कोई भी वर्क डन नहीं है। क्यों नहीं है वर्क डन? क्योंकि डोंकी जी जो लोड अपने पीठ पर रखे हुए हैं, पीठ पर रखने के लिए लोड डोंकी जी ऊपर की तरफ फोर्स लगाते हैं ना। द डोंकी इज अप्लाइंग द फोर्स इन द अपवर्ड डायरेक्शन, क्योंकि लोड उनके पीठ पर रखा हुआ है, लेकिन वो चल तो रहे हैं सामने की तरफ या तो पीछे की तरफ। सो डिस्प्लेसमेंट इज हैपनिंग इन दी फॉरवर्ड बैकवर्ड डायरेक्शन, लेकिन आपका जो फोर्स जो डोंकी लगा रहे हैं वो ऊपर की तरफ है, क्योंकि आपका लोड भाई ऑफ कोर्स सी बात है, अगर मुझे ऊपर उठाना पड़ेगा कोई चीज, या तो मेरे पीठ पर कोई चीज रखी जाएगी, तो वो ताकि वो पीठ से चीज नीचे ना गिर जाए, मैं अपना फोर्स ऊपर की तरफ दूंगा, है कि नहीं? सिंपल सी बात है। सो हियर फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, और उस मामले में आपका वर्क डन जीरो हो जाता है अगर आपका फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे से परपेंडिकुलर हो तो, है ना। अब आगे बढ़ते हैं। A windmill is lifting water from a well. भाई कुएं से आपका जो है विंडमिल पानी उठा रहा है, तो विंडमिल फोर्स लगा रहा है, और आपका बाल्टी भी ऊपर आ रहा है, पानी उठ रही है, तो हाँ देयर इज अ फोर्स, देयर इज अ डिस्प्लेसमेंट। तो हाँ भाई यहाँ पे वर्क डन हो रहा है। अ ग्रीन प्लांट इज कैरिंग आउट फोटोसिंथेसिस। भाई प्लांट वहीं पे है, कोई फोर्स नहीं लग रहा, कोई भी डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा फोटोसिंथेसिस के टाइम पे, तो यहां पर भी कोई वर्क डन नहीं है। एन इंजन इज पुलिंग अ ट्रेन। एक इंजन ट्रेन को पुल करते ले जा रहा है, तो ऑफकोर्स ये बात है, इंजन जो है ट्रेन पे फोर्स लगा रही है, डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है बिल्कुल है। ठीक है, अब फूड ग्रेन्स आर गेटिंग ड्राइड इन द सन, है ना। आपके भाई चावल को या तो कोई भी मसाले वसाले या तो मिर्ची उर्ची को आपने लगा दिया सूरज के नीचे सूखने के लिए, पापड़ को लगा दिया सूखने के लिए, तो भाई वहां पर कोई वर्क डन हो रहा है? नहीं ना, वहां पे फोर्स लग रही है ना वहां पे डिस्प्लेसमेंट है, तो यहां पर कोई भी वर्क डन नहीं है। अ सेल बोट इज मूविंग ड्यू टू विंड एनर्जी। आपका जो जहाज होता है, सेल बोट होता है, वो हवा के वजह से आगे जाता है, तो हवा फोर्स लगाती है बोट पे, और आपका बोट डिस्प्लेस हो रहा है, तो वर्क डन बिल्कुल है। तो इन चीजों में 1 2 3 4 चीजों में आपका वर्क डन हो रहा है, और 1 2 3 चीजों में आपका वर्क डन नहीं हो रहा है, बिकॉज ऑफ द रीजन विच आई एक्सप्लेन्ड यू। ठीक है, और जो भी मैंने रीजंस बताया है, डोंट वरी, मैं लिख नहीं रहा हूं, लेकिन वो मैंने प्रॉपरली मेंशन की हुई है यहां पर, ताकि आप जब इसका पीडीएफ डाउनलोड करो आपको ये सारे आंसर्स मिल जाए।
जब आप मेरे साथ इस वीडियो पे पढ़ रहे हो तो आप समझ कर पढ़ो, ये तो आपको मिल ही जाएगा नोट्स, ठीक है, बढ़िया, सॉर्टेड। चलो अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2। An object thrown at a certain angle to the ground moves in a curved path and falls back to the ground। यानी कि आपने एक ऑब्जेक्ट को ऐसे फेंका, बॉल को ऐसे फेंका, तो क्या होगा भाई, बॉल एक पॉइंट ए पे था, वो बॉल ऐसे उड़ते हुए पॉइंट बी तक जाएगा, है ना, ऐसे उड़ते हुए पॉइंट बी तक जाएगा। सिंपल सी बात है, ऑफकोर्स सी बात है कि नहीं। कर्व्ड पार्ट लेता है ना, पैराबोलिक मोशन होती है हमेशा, तो बॉल वहां तक गया, ठीक है। अब पढ़ते हैं आगे। The initial and the final points of the path of the object lie on the same horizontal line। हाँ, of course ही बात है भाई, जमीन से फेंका था, जमीन पे आके गिरेगा, और कहाँ जाएगा, चांद पे जाएगा क्या, सुपरमैन हो, नहीं। What is the work done by the force of gravity on this object। अगर ये ऑब्जेक्ट ऐसे उड़ता हुआ जा रहा है, ठीक है, तो हर एक पॉइंट पे ग्रेविटेशनल फोर्स क्या काम कर रही है, क्या काम कर रही है आपकी ग्रेविटेशनल फोर्स। तो यहां पर बहुत इंटरेस्टिंग जवाब मैं बताता हूं आपको, ठीक है। सबसे पहले हाँ, जो जवाब यहां पे देना आप समझ चुके होगे। देखो, ग्रेविटेशनल फोर्स तो हमेशा ऑब्जेक्ट के ऊपर परपेंडिकुलर डाउनवर्ड होगा, क्योंकि अर्थ के सेंटर के डायरेक्शन में होता है आपका ग्रेविटेशनल फोर्स। तो आपका ग्रेविटेशनल फोर्स ऑब्जेक्ट पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, ठीक है, ये आपका ग्रेविटेशनल फोर्स है। अब इस ऑब्जेक्ट पे डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन पर है, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट हियर। तो आप देखोगे कि भाई डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड द फाइनल पोजीशन, ये होती है डिस्प्लेसमेंट। तो पॉइंट ए यहां पर है, पॉइंट बी यहां पर है, तो भाई डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन तो ये बना आपका, ठीक है। तो बेसिकली डिस्प्लेसमेंट इज दिस वे डायरेक्शन एट एनी पॉइंट ऑन दी क्या कहते हैं कर्व्ड पाथ। तो बेसिकली ग्रेविटेशनल फोर्स और डिस्प्लेसमेंट बीच में क्या एंगल बना, 90 डिग्री का। तो इस मामले में आपका वर्क डन जीरो हो जाएगा, बिकॉज वेन एवर फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, वर्क डन इज जीरो, ठीक है। ये क्लियर कर दो दिमाग में, ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर दो। अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर एक दूसरे से, तो वर्क डन वहां पर जीरो मानी जाती है, कोई काम नहीं हो रहा है यहां पर फिर, ठीक है। तो दैट इज द आंसर, आई होप यू गाइस गॉट इट, ठीक है बेटा, ओके ऑसम। अब आगे बढ़ते हैं। अब बैटरी लाइट्स अ बल्ब, एक बैटरी एक बल्ब को जलाती है। डिस्क्राइब द एनर्जी चेंजेस इन्वॉल्व इन दिस प्रोसेस। ये एक सवाल आप एक्सपेक्ट करना, ऐसे सवाल जहां पर एनर्जी कन्वर्शन के सवाल आते हैं वो एक एक मार्क के लिए पूछे जाते हैं, ठीक है। तो जब एक बैटरी एक बल्ब को जलाती है तो उसमें एनर्जी कन्वर्जन क्या होता है, क्या एनर्जी होती है और किसमें कन्वर्ट होती है। बिकॉज इस चैप्टर में आप एक कॉन्सेप्ट पढ़ते हो जिसको कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, जिसमें कहा जाता है कि एनर्जी को आप क्रिएट नहीं कर सकते हो, एनर्जी को खत्म नहीं कर सकते हो, बस एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदल सकती है। तो वही जब हम एक बैटरी के थ्रू बल्ब को जलाते हैं तो वहां पर एनर्जी किस में बदल रही है, कहां से, ये जानना है हमें, ठीक है। अब देखो यार, बैटरी में होता क्या है, बैटरी क्या होता है, बैटरी के अंदर कौन से टाइप ऑफ एनर्जी होती है। बैटरी में केमिकल्स काम करते हैं ना, बैटरी के अंदर केमिकल्स होते हैं, लिथियम आयन केमिकल होता है या कोई भी केमिकल होता है जो आपको इलेक्ट्रिसिटी देता है। तो बैटरी के अंदर होती है केमिकल एनर्जी, है ना, बैटरी के अंदर होते हैं केमिकल एनर्जी। इस केमिकल एनर्जी से आपका लाइट बल्ब जलता है, लाइट बल्ब जलता है मतलब उसमें इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है, तो वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी हो गया। तो एनर्जी कन्वर्जन क्या होगा, एनर्जी कन्वर्जन होगा भाई केमिकल एनर्जी जो आपके बैटरी के अंदर है, इसको मैं यहां पर ऐसे लिखूंगा, केमिकल एनर्जी आपके बैटरी के अंदर होती है, ऐसे ब्रैकेट में लिखूंगा नीचे, और फिर इसमें एरो मार्क मारूंगा कि भाई केमिकल एनर्जी के बाद कन्वर्ट किसमें होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, बल्ब का, किसका, बल्ब का। लेकिन अब मुद्दा यहां पर यह है, क्या भाई केमिकल एनर्जी सिर्फ इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है बल्ब के मामले में। क्योंकि आपने महसूस भी किया होगा जब ट्यूबलाइट या बल्ब थोड़ी देर के लिए जलता है तो होता क्या है, थोड़ी सी गर्म हो जाती है। तो ये जो केमिकल एनर्जी है सिर्फ इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट नहीं हो रही, किसी और चीज में भी कन्वर्ट हो रही है, हीट एनर्जी में भी। गर्म हो रही है ना, तो एनर्जी कहां से आ रही है, हवा से थोड़ी आ रही है, यही केमिकल एनर्जी वहां पर कन्वर्ट हो रही है। तो इट इज कन्वर्टेड इनटू नॉट ओनली इलेक्ट्रिकल एनर्जी बट इट्स आल्सो कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी ऑफ द बल्ब। तो ये दोनों एनर्जी कन्वर्शन कहां पे हो रहा है, ये बल्ब में हो रहा है, ठीक है, बढ़िया। एक मार्क का सवाल था, ऐसे प्यार से अगर ब्रैकेट डालते हुए लिखोगे ना, प्यार हो जाएगा एग्जामिनर को आपसे, सच कह रहा हूं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं टू क्वेश्चन नंबर 4। Certain force acting on a 20 kg mass changes its velocity from 5 meters per second to 2 meters per second. Calculate the work done by the force. बहुत अच्छा सवाल है और इसके लिए हम सीधा वर्क एनर्जी थ्योरम का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। सिंपल सी बात है, क्यों, क्योंकि यार यहाँ पर मास और दो वेलोसिटीज दी गई हैं। बेसिकली आपको इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी दी गई है मास के साथ। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ mv², करेक्ट है। तो मैं उसमें मास भी वेलोसिटी भी है, तो यहाँ पर मैं इनिशियल काइनेटिक एनर्जी मेरे पास है,
फाइनल काइनेटिक एनर्जी में मैं निकाल सकता हूं, क्योंकि दोनों के लिए मास और वेलोसिटी दी गई है और मेरे को फाइनली निकालना वर्क डन है। तो आई विल बी अप्लाइंग स्ट्रेट फॉरवर्ड ऐसे सवालों में मैं सीधा वर्क डन को निकालने के लिए वर्क एनर्जी थ्योरम का इस्तेमाल करूंगा। और वर्क एनर्जी थ्योरम कहता है वर्क डन इन अ सिनेरियो इज इक्वल टू द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, यानी कि फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो मतलब ऑफ कोर्स ये बात है यार, ऑब्जेक्ट 20 केजी का मास वाला ऑब्जेक्ट 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड में पहुंच गया, यानी कि उसकी काइनेटिक एनर्जी कम हो गई है ना, क्योंकि उसकी वेलोसिटी कम हो गई। तो काइनेटिक एनर्जी कम हो गई, क्यों कम हुई होगी? क्योंकि किसी और चीज ने इसके ऊपर रोका होगा, इसको इसके ऊपर ऑपोजिट फोर्स दी होगी, तो किसी ने काम किया होगा ताकि इसका एनर्जी कम हो जाए। तो वर्क डन कितना है भाई? उतना ही होगा जितना एनर्जी कम हुआ है ना। तो जितनी एनर्जी कम हुई है उतनी वर्क डन है। तो ये हो गया वर्क एनर्जी थ्योरम। तो मतलब अगर एनर्जी बढ़ भी रही है तो आप उस पर कोई काम कर रहे हो, तो एनर्जी चेंज किसकी वजह से हो रहा है? आपके वर्क करने की वजह से हो रहा है। तो इसको हम कहते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम। और मेरे ख्याल से अगर आपने ना देखा हो, मैंने किया था एक ऑल कॉन्सेप्ट्स ऑफ वर्क एनर्जी एंड पावर, ऑल कॉन्सेप्ट्स एंड फॉर्मुलास ऑफ वर्क एनर्जी पावर का मैंने एक सेशन किया हुआ, इसको देखना जरूर, आपको सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएंगे। ठीक है, तो यहां पर मैं सीधा निकाल देता हूं भाई। तो इसका फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी का, और ये आपका इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है तो इसको मैं लिखूंगा हाफ एम यू स्क्वायर। ठीक है, इसमें हाफ और एम कॉमन आ जाएंगे, फिर आपके पास आएगा वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ठीक है, हाफ और एम कॉमन आ गया, ब्रैकेट में बच गया वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। अब वैल्यूज डाल दो आप। मास है आपका 20 kg, फाइनल वेलोसिटी कितनी है? 2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 5 मीटर पर सेकेंड, उसका स्क्वायर कितना होता है? 25। तो आप देखो यहाँ पे सिंपल सी बात है कि भाई एनर्जी कम हो रही है ना, काइनेटिक एनर्जी कम हो रही है, तो आप वर्क डन ऑपोजिट डायरेक्शन में दे रहे हो, आप उल्टा काम कर रहे हो। तो अगर आप उल्टा काम करोगे तो आपका वर्क नेगेटिव होगा, क्योंकि एनर्जी यहाँ पे कम हो रही है ना। बस, तो यहाँ पर वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई? 2 और 20 कटेगा, 10 बचेगा, और ब्रैकेट में बच जाएगी 4 - 25 जो होता है 21 -21। तो द आंसर कम्स आउट टू बी -210 जूल्स। ये हो गई आपकी वैल्यू वर्क डन की। W इज इक्वल टू -210 जूल्स। और जब भी नेगेटिव होगा, वैल्यू नेगेटिव आना जरूरी है, अपने आप आना चाहिए। ऐसा मत सोच लेना कि सर नेगेटिव नहीं पॉजिटिव हो गया और आगे बढ़ जाओगे, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि भाई हाँ -210 जूल्स इज करेक्ट। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्या है सवाल ये? अ मास ऑफ 10 kg is at a point A on a table. It is moved to a point B in the line joining A and B is horizontal. कोई बात होगी ना। ठीक है, टेबल है, ठीक है बेटा, टेबल के ऊपर पॉइंट ए है, पॉइंट ए से एक ऑब्जेक्ट को आपने मूव करके पॉइंट बी में रख दिया, टेबल पे ही मूव करके ऐसे सरका के पॉइंट बी पे रख दिया। ठीक है, आगे क्या पूछ रहे हैं? What is the work done on the object by the gravitational force? सेम एग्जैक्ट वही बात जो आपने वो हॉरिजॉन्टल बॉल फेंकने वाली बात की थी हमने, वही यहाँ पर बात आ गई। ग्रेविटेशनल फोर्स आपका डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे हॉरिजॉन्टल है, तो आपका डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच में क्या है? परपेंडिकुलर एंगल है। सो द वर्क डन हियर शुड बी 0। सेम, और ये सेम सवाल बहुत बार रिपीट हुआ है अलग अलग तरीकों से। ठीक है, मैं दिखाऊंगा भी आपको कैसे। चलो अब आगे बढ़ते हैं। हाँ, The potential energy of a freely falling object decreases progressively. Of course ये बात है, आपका ऑब्जेक्ट जब एक हाइट पे होती है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होती है, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है U इज इक्वल टू mgh। U बोल सकते हो आप, पोटेंशियल एनर्जी PE लिख सकते हो, फर्क नहीं पड़ता, सबको पोटेंशियल एनर्जी का डिनोशन U से भी होता है। ठीक है, तो mgh जितनी ज्यादा हाइट होगी उतनी ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी होगी। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे हाइट कम होते आएगी पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी बदलती जाएगी और पोटेंशियल एनर्जी कम होते जाएगी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, सो डज दिस वायलेट, पूछा जा रहा है कि डज दिस वायलेट दी लॉ ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी की खत्म नहीं हो रही है, वो बदल रही है काइनेटिक एनर्जी में। मान लो कि अगर आपने एक ऑब्जेक्ट को ऐसे पकड़ा हुआ है तो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी ऑब्जेक्ट की कितनी है? मान लो 10 मीटर हाइट पे पकड़ा हुआ है, तो और इसकी मास अगर मान लो 10 kg है, तो भाई 10 × 10 × 10 mgh ना, 10 मास एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 10 मीटर, 10 × 10 × 10 1000 जूल्स का इसके पास पोटेंशियल एनर्जी है। और अब इस पॉइंट पे आपकी काइनेटिक एनर्जी कितनी है ऑब्जेक्ट की? 0 है। कितनी है? 0। करेक्ट है। अगर मैं आप ऑब्जेक्ट को ऐसे छोड़ दूंगा तो क्या होगा? ऑब्जेक्ट नीचे गिरेगी, हाइट कम होगी तो पोटेंशियल एनर्जी कम होगा। लेकिन जैसे जैसे हाइट कम हो रही है ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी बढ़ती जाएगी, तो क्योंकि वेलोसिटी बढ़ती जाएगी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती जाएगी, है ना। सो ये पोटेंशियल एनर्जी आपके काइनेटिक एनर्जी में बदलती जा रही है। तो हाँ, यहाँ पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी फॉलो जरूर हो रहा है, क्योंकि टोटल एनर्जी यहाँ पे सेम है। टोटल एनर्जी की फॉर्मूला क्या होती है? टोटल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी गिरते वक्त कम होती है और काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है।
तो टोटल एनर्जी सेम रहती है। तो मान लो अगर पहले जैसे मैंने कहा आपका जो है पोटेंशियल एनर्जी 1000 था और काइनेटिक एनर्जी 0 था, जैसे जैसे ऑब्जेक्ट जमीन तक पहुंचेगा काइनेटिक एनर्जी 1000 हो जाएगा और पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाएगा, क्योंकि h 0 हो जाएगी, मैक्सिमम वेलोसिटी भी आ जाएगा। तो आपका पोटेंशियल, तो आपका जो टोटल एनर्जी है यहाँ पर 1000 का 1000 ही रहता है, वो बदलता नहीं। समझे? तो यस, इट इज फॉलोइंग द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, इट इज नॉट वायलेटिंग इट बाय एनी चांस। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 7। What are the various energy transformations that occur when you are riding a bicycle? साइकिल चलाते वक्त आपकी एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन क्या होती है? ठीक है, तो क्या करते हैं हम साइकिल चलाते वक्त? साइकिल चलाते वक्त हम पेडल मारते हैं सर, बिल्कुल। अब पेडल मारने के लिए किस एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं? हमारे मस्कुलर एनर्जी के इस्तेमाल करते हैं, है ना, हमारे बॉडी का मसल्स का एनर्जी इस्तेमाल करते हैं, तो उसको हम कहते हैं मस्कुलर एनर्जी, है ना। तो हम यहाँ पे लिखेंगे भाई हम इस्तेमाल करते हैं मस्कुलर एनर्जी। ये एनर्जी कहां से आई भाई साहब? ये एनर्जी आई हमारी बॉडी से। ठीक है, बढ़िया। अब ये मस्कुलर एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही है? मस्कुलर एनर्जी को हम पेडल मार रहे हैं, पेडल क्या हो रही है फिर? पेडल मूव हो रही है, साइकिल भी मूव हो रही है, तो मस्कुलर एनर्जी गेट्स कन्वर्टेड इनटू दी मूवमेंट एनर्जी, जो होती है काइनेटिक एनर्जी, है ना। काइनेटिक एनर्जी किसका? काइनेटिक एनर्जी आपके साइकिल का। ठीक है, आपने पेडल मारना शुरू किया और पेडल मूव होनी शुरू हो गई। जैसे मूव होने शुरू हो गई, इसमें कौन सी एनर्जी होती है? काइनेटिक एनर्जी होती है। साइकिल आगे बढ़ने लग गई, काइनेटिक एनर्जी बढ़ने लग गई धीरे 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 आपके मस्कुलर एनर्जी की वजह से। लेकिन जब आप पेडल मारते रहते हो मारते रहते हो मारते रहते हो, आपकी बॉडी भी थोड़ी हीट हो जाती है, आपके थोड़ा पसीना होने लगता है, आप टायर्ड होने लगते हो, तो कहीं और भी एनर्जी जा रही है? हाँ जा रही है। सिर्फ काइनेटिक एनर्जी की साइकिल में नहीं, आपकी बॉडी भी गर्म होने लगती है, हीट होने लगती है, क्योंकि आप वर्कआउट कर रहे हो, साइकिल कर रहे हो। तो यहाँ पर आपके काइनेटिक के साथ थोड़ी हीट एनर्जी निकलती है, और वो किसकी होती है? वो आपकी बॉडी पे निकल रही है भाई साहब। जैसा मैंने कहा, अगर आप ये ब्रैकेट में चीजें बराबर लिखोगे ना, ब्रैकेट लिखना, ब्रैकेट में जो चीजें मैंने लिखी है वो लिखने की जरूरत नहीं होती, सिंपल तरीके से बताओ, नहीं लिखना होता। लेकिन अगर आप लिखोगे ऐसे, डिफाइन करते हो कि भाई कौन कहां पर क्या एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, जैसे मैंने कहा था, एग्जामिनर को आपसे प्यार हो जाएगा, एग्जामिनर को आपसे पूरा प्यार हो जाएगा भाई। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ओके, नाउ डज द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी टेक प्लेस व्हेन यू पुश अ ह्यूज रॉक विथ ऑल योर माइट एंड फेल टू मूव इट? ठीक है, पहला सवाल का पहले जवाब देते हैं भाई। मतलब बहुत बड़ा चट्टान है, चट्टान को आप ढकेलने की कोशिश कर रहे हो, तो एक आपके घर पे जो दीवार है, दीवार को आप ढकेल रहे हो ढकेल रहे हो ढकेल रहे हो, और ऑफ कोर्स ये बात, दीवार तो हिलेगी नहीं। तो आपने यहाँ पे कोई काम किया है कि नहीं किया है? ऑफ कोर्स सी बात है सर, आपने फोर्स जरूर लगाया, लेकिन दीवार हिला नहीं। तो यहां पर क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जीरो है, वर्क डन जीरो हो गई। ठीक है, लेकिन मुद्दा यहां पे वर्क डन का नहीं है, मुद्दा यहां पे क्या, मैंने इतनी एनर्जी डाली, उसका कोई वर्क नहीं हुआ, तो मेरी एनर्जी भी क्या लॉस्ट हो गई, जीरो हो गई। वेयर इज दिस एनर्जी यू आर स्पेंडिंग गोइंग? कहां जा रहा है ये एनर्जी जो मैं यहां पे लगा रहा हूं? मैं लगा रहा हूं दीवार हिलाने के लिए, हिल नहीं रहा, लेकिन तो ये एनर्जी जा कहां जा रही है फिर? ये एनर्जी जा रही है, अगेन वही सेम केस, आपकी बॉडी हीटअप हो रही है, आपको पसीने आ रहे हैं, आप किसी चीज को ढकेलना शुरू करो, वो तो हिल नहीं रही, तो वो एनर्जी ट्रांसफॉर्म नहीं हो रही है आपके दीवार में। दीवार में ट्रांसफॉर्म होती है, या तो दीवार टूट जाती है, या तो फिर दीवार हिलती नहीं हो रही है वहां पे एनर्जी ट्रांसफर। भाई थोड़ा बहुत दीवार अब्सॉर्ब कर रही होगी एनर्जी को, लेकिन वो नहीं जा रहा कहीं पे भी। आपके बॉडी हीटअप हो रही है, आप थक रहे हो, आप टायर्ड हो रहे हो, आप पसीने आ रहे हैं, वो एनर्जी जा रही है आपके हीट एनर्जी के फॉर्म में आपके बॉडी का। ठीक है, मैं यही बोला कि भाई ये चैप्टर बहुत इजी है एक्चुअली, क्योंकि इसमें स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल आते हैं, या तो न्यूमेरिकल आ गया, या तो फिर ऐसे सवाल आ गए। 2-3 डेरिवेशंस है, काइनेटिक एनर्जी का डेरिवेशन, पोटेंशियल एनर्जी का डेरिवेशन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का डेरिवेशन, उसके ऊपर भी मैंने सेशन कर लिया है। ऑल डेरिवेशंस ऑफ क्लास 9 फिजिक्स मैंने कर दी है। आपने नहीं देखा? देखना जाके मैं जरूर, मैं डाल देता हूँ यहाँ पे आई कार्ड पे, या तो फिर डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ। ऑल डेरिवेशंस ऑफ क्लास 9th साइंस फिजिक्स मैंने कर दी है, तो प्लीज गो फॉरवर्ड एंड चेक आउट ऑल द डेरिवेशंस ऑफ ऑल द चैप्टर्स, मोशन, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, ग्रेविटेशन एंड फ्लोटेशन, वर्क एनर्जी एंड पावर, एंड ऑफ कोर्स योर साउंड, सारे डेरिवेशंस कर लिए मैंने। यू शुड डेफिनेटली चेक इट अप। ठीक है बेटा, चलो अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। A certain household has consumed 250 units of energy during a month. How much energy is this in joules? ये अभी आपके सिलेबस में है नहीं, क्योंकि अब आपका कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी का एलिमेंट्री आइडिया, या तो नहीं, कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी पूरी तरीके से निकाल दी गई है। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट आपको नहीं आता, फिर भी जैसे मैंने कहा था डिलीटेड टॉपिक्स भी करवा देता हूं, तो मैं करवा दूंगा आपको। तो अ सर्टेन हाउसहोल्ड हैज कंज्यूम 250 यूनिट्स। 250 यूनिट्स का मतलब होता है कि एनर्जी आपको 250
यूनिट्स का मतलब होता है किलोवाट आवर। किलोवाट आवर आपके क्या कहते हैं एनर्जी का कमर्शियल यूनिट है। इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करते वक्त या कहीं पे भी बातचीत करनी होती है एनर्जी के बारे में तो वहां पे किलोवाट आवर का इस्तेमाल होता है ज्यादा, ठीक है, कमर्शियल पर्पसेस के लिए। तो ड्यूरिंग अ मंथ बोला है, तो हाउ मच एनर्जी दिस इन जूल्स, इसको जूल्स पे कन्वर्ट करना है। जूल्स पे कन्वर्ट करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि 1 किलोवाट आवर जो एनर्जी का यूनिट है इट्स इक्विवेलेंट टू 3.6 इंटू 10 पर 6 जूल्स। जैसे आपका 1 किलोमीटर 1000 मीटर होता है, 1 सेंटीमीटर 10 मिलीमीटर होता है, वैसे ही बेसिस में 1 किलोवाट आवर आपका होता है 3.6 इंटू 10 पर 6 जूल्स। तो 250 किलोवाट आवर कितना होगा, आप इसको इस मल्टीप्लाई कर दो, है ना। सो योर एनर्जी इन जूल्स वुड बी 250 इंटू 3.6 इंटू 10 पर 6 जूल्स। आपको बस मल्टीप्लाई करना है, तो आप क्या करोगे, आप कर दो 36 इंटू 25, ठीक है, 6 5 30, 3 कैरी, 5 3 15, 18, 0 6 2 12, 1 कैरी 3 6 7। तो आपका जवाब कितना हो गया 900। कितने हो गए 900। तो आपने यहाँ पे लिख दिया 900 इंटू 10 पावर 6, डेसिमल्स में बराबर लिखोगे तो आएगा 9 इंटू 10 पावर 8, ये 2 0 मैंने इसको दे दिया 10 पर 8 जूल्स। ये हो गया आपका एनर्जी इन जूल्स। तो जब भी आपको किलोवाट आवर्स में जूल्स में कन्वर्ट करना है मल्टीप्लाई कर देना विद 3.6 टू 10 पर 6। अगर आपको उल्टा करना है यानी कि आपको जूल से किलोवाट आवर में कन्वर्ट करना है तो फिर आपको डिवाइड करना पड़ेगा। ऑफ कोर्स है ना भाई, किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए आप 1000 से मल्टीप्लाई करते हो, मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए आप 1000 से डिवाइड करते हो, वही सेम चीज यहाँ पे भी, ठीक है। चलो बस ये वैल्यू याद रख लेना कि 1 किलोवाट आवर 3.6 इंटू 10 पर 6 जूल्स होता है, या तो 3600 किलो जूल्स होता है। अगर 10 पर 6 बोलने में कंफ्यूजन होती है तो 3600 किलो जूल्स होता है, ऐसे भी समझ सकते हो, ठीक है। चलो भाई साहब, हाँ, एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 40 kg इज रेस्ड टू अ हाइट ऑफ 5 मीटर अबव द ग्राउंड। अच्छा, 40 kg का ऑब्जेक्ट है, 40 kg का ऑब्जेक्ट है, कितने ऊपर है भाई, ये 5 मीटर ऊपर है ग्राउंड से। कितना, 5 मीटर, ये ग्राउंड है आपका, ठीक है, बढ़िया, सॉर्टेड। अब क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी, पता है हमें फॉर्मूला, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आता है U इज इक्वल टू mgh, करेक्ट। मास कितना है 40, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आप 10 मान लो। इस चैप्टर में आप एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 10 मान सकते हो, ग्रेविटेशन चैप्टर में 9.8 लेना होता है, इस में फॉर इजियर कैलकुलेशंस आप 10 मान सकते हो, ठीक है। हाइट यहाँ पे कितनी है 5, तो वैल्यू कितनी होगी 5 4 20 और साथ में 2 0 और, सो 2000 जूल्स या 2 किलो जूल्स, ठीक है। नाउ इफ द ऑब्जेक्ट इज अलाउड टू फॉल फाइंड इट्स काइनेटिक एनर्जी व्हेन इट इज हाफ वे डाउन, ठीक है। अगर मैंने मान लो इस ऑब्जेक्ट को छोड़ दिया तो इस पॉइंट पे यानी कि मिड वे में आपका काइनेटिक एनर्जी कितना होगा। तो आप सोचेंगे सर काइनेटिक एनर्जी अब निकालने के लिए हम क्या करेंगे, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ mv², मास तो है, वेलोसिटी कैसे निकाले सर। अच्छा, तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे मान लेते हैं कि 2.5 मीटर का है, क्योंकि ऑफ कोर्स ये बात है भाई 2.5 मीटर का डिस्प्लेसमेंट है आधे वे पे ना, आधा जब पहुंचा है आपका ऑब्जेक्ट तो 2.5 मीटर डिस्प्लेस हुआ है, 5 मीटर का टोटल हाइट है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट 2.5 हो गया सर, इनिशियल वेलोसिटी 0 है सर, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आपको पता है 10 है, तो मैं v² माइनस u² इज इक्वल टू 2gh, जो मेरा थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है उसमें u 0 हो गया है ना, u तो 0 हो गया, इनिशियल वेलोसिटी 0 हो गई, मेरी फॉर्मूला बच जाती है v² इज इक्वल टू 2gh। तो सर यहाँ से मुझे v² मिल जाएगा, क्योंकि यार 2 इंटू 10 इंटू 2.5 ही तो है, तो मेरा वैल्यू हो गया v² इज इक्वल टू 2.5 इंटू 2, 5 होता है इंटू 10, कितना हो गया सर 50 सर, 50 मीटर पर सेकेंड हो गया। अब काइनेटिक एनर्जी हो गई हाफ mv², हाफ मास है मेरा 40, v है v² मेरा है 50, तो मेरी वैल्यू होगी 20 इंटू 50 सर, 5 2 10, 1000 जूल्स। ओ माय गॉड, कितना बढ़िया कैलकुलेशन क्या है, कितना बढ़िया थॉट प्रोसेस है, लेकिन वही बात है इसकी कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि जब क्लियरली दिख रहा है कि भाई यहां पर पोटेंशियल एनर्जी 2000 किलो जूल्स की, 2000 जूल्स की है ना, यहां पर कहां पर टॉप पॉइंट में जब मैंने ऑब्जेक्ट को पकड़ कर रखा हुआ है, टोटल एनर्जी कितनी होती है, टोटल एनर्जी होती है काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, यही होती है टोटल एनर्जी। यहां पर काइनेटिक 0 है, टोटल एनर्जी आपने निकाल दिया, पोटेंशियल एनर्जी निकाल दिया आपने, 2000 जूल्स है, निकाल दिया ना, तो भाई आधे रास्ते में कितना होगा, इसका आधा होगा पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि बाकी आधा तो काइनेटिक एनर्जी हो जाना चाहिए, वो निकाल भी दिया आपने, है कि नहीं भाई। ऑन द टॉप पोजीशन जब ऑब्जेक्ट स्टेशनरी है तो काइनेटिक एनर्जी 0, पोटेंशियल एनर्जी 2000 जूल्स। एट द बॉटम मोस्ट पोजीशन जब ऑब्जेक्ट जमीन से बस आधा इंच ऊपर है तो पोटेंशियल एनर्जी 0, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम 2000 जूल्स। तो बीच में कितना होगा, बीच में दोनों आधे आधे होंगे,
पोटेंशियल भी आधा होगा, काइनेटिक भी आधा होगा, 1000 प्लस 1000 2000 जूल्स, क्योंकि 2000 के ऊपर नहीं हो सकता, कम भी नहीं हो सकता, क्योंकि टोटल मैकेनिकल एनर्जी तो सेम होनी चाहिए। तो यहाँ पर इतने बड़े न्यूमेरिकल कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है, आप बस ये भी कह दोगे ना कि भाई यहाँ पर आधे रास्ते में काइनेटिक एनर्जी आधी होगी पोटेंशियल एनर्जी की, बात खत्म। न्यूमेरिकल करके दिखाना है, मैंने करवा के दिखा दिया आपको। ठीक है, बढ़िया। मैं इसके ऊपर वाला पॉइंटर्स भी लिख देता हूँ। वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh, यू स्क्वायर 0 हो गया यहाँ पर, ठीक है, एंड हाइट इज इक्वल टू 2.5 मीटर्स और डिस्प्लेसमेंट 2.5 मीटर्स का है, ठीक है, यहां से यहां तक, ताकि जब आप कॉपी करोगे तो फिर आप कंफ्यूजन हो, सर अभिषेक साहब तो कुछ बहुत बहुत बोल गए थे, हमें याद नहीं रहा, आप लिख दो बराबर, तो लिख दिया, ठीक है बेटा। चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो इसी के साथ आज के 10 सवाल हो चुके हैं, अब आपके सामने 11 सवाल और है, और हम करेंगे इसको सॉल्व अभी जल्दी से। कितना वक्त हो गया, क्या बात है, 25 मिनट में हमने 10 सवाल कर लिए, मजा आ गया यार बच्चों। एनसीईआरटी के सवाल करने में बहुत मजा आता है, और ये एक्सरसाइज के सारे सवाल कर रहे हैं आज हम। अगर आप तक आपको अच्छा लग रहा है वीडियो तो मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन, शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन अगर आपको साउंड चैप्टर का भी ऐसा ही सेशन चाहिए कि नहीं, ठीक है। और इस वीडियो को शेयर जरूर करना, मैं चाहता हूं कि हर एक बच्चा एनसीईआरटी के सवालों में कम से कम पूरे मार्क्स लाए। आप चाहते हो ना, करो जरूर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। What is the work done by the force of gravity on a satellite moving around the earth? Justify your answer। इसका जवाब अगर आपने मोशन चैप्टर पढ़ा हो ना तब आपको समझ में आ जाएगा इजीली, क्योंकि मान लो भाई ये आपकी दुनिया है, ये आपका अर्थ है, और अर्थ के इर्द गिर्द आपका एक सैटेलाइट घूम रहा है, ठीक है, किसके वजह से, अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, ये हुआ ग्रेविटेशनल फोर्स। अब इस ऑब्जेक्ट का मैं डायरेक्शन कैसे निकालूं, डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में कर रहा है ये हमारा सैटेलाइट। एक ऑब्जेक्ट जो सर्कुलर मोशन में है उसका डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन या तो वेलोसिटी का डायरेक्शन हम कैसे निकालते हैं। मोशन चैप्टर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन आपने पढ़ा होगा, उसमें आपको पता होगा कि भाई हाँ सर हम निकालते हैं इस पॉइंट से आप टैंजेंट बना दो, ठीक है। टैंजेंट बना दोगे तो फिर आपको उस ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन ऑफ मोशन समझ में आ जाएगा। तो जैसे मैंने बना दिया टैंजेंट, आपको दिख रहा है कि भाई ग्रेविटेशनल फोर्स और आपका जो है डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन परपेंडिकुलर एक दूसरे से। और मैं आप सैटेलाइट को कहीं पे भी रख दूं, यही सेम केस होगा। जैसे मान लो अगर मैंने सैटेलाइट को यहां पे रख दिया, ठीक है, यहां पे मैंने सैटेलाइट को रख दिया, सैटेलाइट घूमूंगी यहां पर आ गया, तो ग्रेविटेशनल फोर्स तो इज ऑलवेज टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ, ये रहा ग्रेविटेशनल फोर्स का डायरेक्शन, ठीक है। अब इस पॉइंट पर अगर मैं टैंजेंट बनाऊं तो कैसे दिखेगा, मुझे मेरा टैंजेंट ऐसे दिखेगा, अगेन परपेंडिकुलर। तो एक सर्कुलर मोशन में एवरी सिंगल पॉइंट ग्रेविटेशनल फोर्स और डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर होते हैं। तो इट इज प्रीटी क्लियर नाउ दैट द वर्क डन इज सपोज्ड टू बी 0। वर्क डन यहां पर 0 हो जाएगा, क्योंकि आपका फोर्स और डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर है। मैंने बोला था ना ये सेम परपेंडिकुलर वाला कॉन्सेप्ट बहुत बार आता है। चलो, कैन देयर बी डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन द एब्सेंस ऑफ एनी फोर्स एक्टिंग ऑन इट। क्या एक ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस कर सकता है अगर उस ऑब्जेक्ट पे कोई फोर्स ना हो तो। थिंक, डिस्कस दिस क्वेश्चन विथ योर फ्रेंड्स एंड टीचर। लेट्स डिस्कस गाइस, क्या लगता है आपको। तो यार स्ट्रेट फॉरवर्ड दिमाग में ये आता है सर, ऑफ कोर्स पॉसिबल नहीं है, बिकॉज अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन every object continues to be in a state of rest or in a state of uniform motion until and unless an external unbalanced force acts on it। है कि नहीं, बिल्कुल सही बात है। But there is the catch, ये पॉसिबल है एक और सिर्फ एक ही सिनेरियो में। एक्साइटेड हो जाने के लिए, एक ही सिनेरियो पॉसिबल है, अगर वो ऑब्जेक्ट ऑलरेडी डिस्प्लेसमेंट में है तो। यानी कि मान लो कि मैं चल रहा हूं सीधा, ठीक है, मैं चल रहा हूं तो मैं डिस्प्लेस कर रहा हूं, डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है, मैं ऑलरेडी चल रहा हूं। डिस्प्लेसमेंट मेरा मान लो कि 2 मीटर और मेरा स्पीड है 2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, मान लो। अब मान लो आप आए और मुझे पीछे से धक्का मारा 20 न्यूटन का, ठीक है। तो ये यहां पर एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि भाई यहां पर तो फोर्स लगा दिया आपने, तो डिस्प्लेसमेंट ज्यादा हो जाएगी। आप तो पीछे धक्का मार तो मैं ऐसे डिस्प्लेसमेंट ज्यादा हो जाएगी कि मैं सामने तरफ गिर जाऊंगा, ठीक है। लेकिन मान लो अगर आपका दोस्त उसी वक्त आता है और मुझे सामने से भी धक्का मारता है सेम टाइम पे 20 न्यूटन का, सेम फोर्स, ठीक है, तो क्या हुआ, मैं चल रहा हूं, आपने धक्का मारा पीछे से और सामने वाला भी 20 न्यूटन का फोर्स धक्का मार रहा है, तो मेरे ऊपर नेट फोर्स कितना हुआ, मेरे ऊपर नेट फोर्स हो जाएगी 0।
नेट फोर्स जीरो हो गई है, लेकिन क्या मैं इस नेट फोर्स, क्योंकि नेट फोर्स जीरो है तो मैं रुकूंगा नहीं, मेरा जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा था वो डिस्प्लेसमेंट वही होगी, और जो मैं स्पीड से चला था वो स्पीड ही कंटिन्यू होगी। तो यहां पे सर फोर्स जीरो थोड़ी है ना, नेट फोर्स जीरो है, इंडिविजुअल फोर्सेस हैं लेकिन नेट फोर्स तो जीरो ही है, और मैं डिस्प्लेसमेंट मेरा कंटिन्यू होते जा रहा है, समझे? तो यस, एक कंडीशन है जब पॉसिबल होता है, डिस्प्लेसमेंट एग्जिस्ट करता है बिना फोर्स के भी, जब ऑब्जेक्ट पे नेट फोर्स जीरो हो और ऑब्जेक्ट ऑलरेडी मोशन में हो, तब हो सकता है कि डिस्प्लेसमेंट हो बिना फोर्स के, बिना नेट फोर्स के। वो थोड़ा सा कोटेड में लिखना कि भाई बिना नेट फोर्स के पॉसिबल है, सिर्फ अनबैलेंस फोर्स होगा तो फिर डेफिनेटली क्या कहते हैं, बैलेंस फोर्स सिस्टम पॉसिबल है, अनबैलेंस फोर्स सिस्टम में पॉसिबल नहीं है। ठीक है, ग्रेट गाइस, अच्छा था ना सवाल, मेरे को मजा आया। चलो हाँ जी, तो बल्ले बल्ले बोलते जाओ, आगे बढ़ते हैं। A person holds a bundle of hay over his head for 30 minutes and gets tired. Has he done some work or not? No, of course not done any work because same example as that कि भाई डोंकी वाला जो एग्जाम्पल था हमारा, हे सर के ऊपर रखा हुआ है तो फोर्स ऊपर की तरफ है और डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे जीरो है, सो ऑफ कोर्स देयर इज नो वर्क डन। ठीक है, चलो ग्रेट। An electric heater is rated 1500 watts. How much energy does it use in 10 hours? Again, this is not there in your syllabus, तो मैं कर लेता हूँ फिर भी। यहाँ देखो एनर्जी का फॉर्मूला होता है पावर इंटू टाइम। पावर दिया हुआ है 1500 वॉट का और टाइम आपको दिया हुआ है 10 घंटे का। ठीक है, तो कितना हो जाता है भाई, ये हो जाता है 15000 वॉट आवर्स। इसको किलो में कन्वर्ट कर देंगे तो 15 किलो वॉट आवर, खत्म, आपकी वैल्यू आ गई। अगर आपको इसको कन्वर्ट करना है जूल्स में तो आप क्या करोगे, 15 को 3.6 इंटू 10⁻6 जूल से मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक है, बढ़िया। Illustrate the law of conservation of energy by discussing the energy changes which occur when we draw a pendulum bob to one side and allow it to oscillate. Why does the bob eventually come to rest? वो सब करते बाद में, लेकिन this is an extremely important question. पेंडुलम में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कैसे फॉलो होती है, ये कॉमन सवाल है क्लास 9th में, और आई एम प्रीटी श्योर अगर आपके मिड टर्म्स में चैप्टर होता तो जरूर आता, और नहीं तो भाई आपके बोर्ड, आपके फाइनल एग्जामिनेशन में जरूर ये सवाल आएगा पेंडुलम वाला, है ना। तो प्लीज मेक श्योर दैट यू आर वाचिंग दिस एंड आल्सो फॉर फर्दर मोर क्वेश्चन कीप वाचिंग टिल द एंड। अब बात करते हैं कि यार पेंडुलम में कंजर्वेशन एनर्जी होती कैसे है। ठीक है, चलो भाई साहब, ये आपका पेंडुलम, पेंडुलम ये ऊपर वॉल है, वॉल में मैंने पेंडुलम फिक्स कर दिया। क्या कर दिया, पेंडुलम मैंने फिक्स कर दिया, बढ़िया। अब इस पेंडुलम को मैं पहले उठाकर यहां ले आता हूं, इसको उठाकर यहां ले आता हूं। दिस इज द इनिशियल पोजीशन। अब इस इनिशियल पोजीशन में जब मैंने पेंडुलम को यहां उठाकर लेके आया, यहां पे जब पकड़ा हुआ है, तो यहां पर काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, यहां पर काइनेटिक एनर्जी 0 होगी, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। क्यों, क्योंकि ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, मैंने पकड़ कर रखा हुआ है, और ये आपका मीन पोजीशन है ना। ठीक है, ये आपका मीन पोजीशन, मतलब जब पेंडुलम रुकी हुई होगी तो इस पोजीशन पे रुकी हुई होगी, जब कोई मूवमेंट नहीं होता तो इस पोजीशन में रुकी हुई, दिस इज द मीन पोजीशन। तो मीन पोजीशन से आपकी ऑब्जेक्ट एक पर्टिकुलर हाइट पर है ना, ये मीन पोजीशन से आपकी ऑब्जेक्ट पर्टिकुलर हाइट पर है, तो आपकी पोटेंशियल एनर्जी तो डेफिनेटली होगी mgh। तो आपका इस सिनेरियो में टोटल एनर्जी कितनी हुई, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल कितनी हुई भाई, 0 प्लस mgh, दैट इज mgh। तो ये हो गई आपकी टोटल एनर्जी इस सिनेरियो में जब आपका ऑब्जेक्ट इनिशियल पोजीशन पर है। ठीक है, फिर आपने क्या किया, आपने पेंडुलम को छोड़ दिया। तो जैसे आपने पेंडुलम को छोड़ा, क्या हुआ, पेंडुलम भागता हुआ मीन पोजीशन पे आया। सही है, भागता हुआ ऐसे मीन पोजीशन पे आया। जब वो भागता हुआ मीन पोजीशन पे आया तो हुआ क्या, ठीक है, इस पॉइंट पे हुआ क्या, और इस पॉइंट पे चल क्या रहा है, देखें ध्यान से, थोड़ा इसको ध्यान से देखो। ठीक है, इस पॉइंट पे क्या चल रहा है, जैसे आपने छोड़ा धीरे धीरे हाइट कम होने लगी, तो धीरे धीरे पोटेंशियल एनर्जी कम होने लगेगा। मेन पोजीशन और इस पॉइंट के बीच में आपकी एनर्जी कम होने लगेगी, पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन जैसे आपने छोड़ा, धीरे 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 आपके बॉब, जो पेंडुलम का ये जो बॉब है, सो गोले को हम बॉब कहते हैं, इस बॉब की वेलोसिटी बढ़ेगी ना, जैसे जैसे इस पॉइंट पे आएगा वेलोसिटी बढ़ेगी, और इस पॉइंट पे वेलोसिटी मैक्सिमम होगी, है कि नहीं, वेलोसिटी इस पॉइंट पे मैक्सिमम होगी। तो इस पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी वुड बी मैक्सिमम, और उसकी वैल्यू कहां से आएगी भाई, ये जो भी पोटेंशियल एनर्जी आपके अंदर थी वो यहां पर कन्वर्ट होकर आपकी काइनेटिक एनर्जी बन चुकी है अभी।
तो काइनेटिक एनर्जी बिकम्स mgh और पोटेंशियल एनर्जी यहां पर जीरो हो जाता है, क्योंकि अब बॉब और आपके मीन पोजीशन के बीच में कोई हाइट डिफरेंस है ही नहीं। तो अब आपका टोटल एनर्जी कितना हुआ? टोटल एनर्जी अगेन काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, आपका काइनेटिक भाई बन गया mgh और आपका पोटेंशियल बन गया जीरो, सो द टोटल एनर्जी रिमेन्स सेम। अब यहां से ऊपर जाते वक्त क्या होगा? जब भी कोई ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ जाती है वेलोसिटी कम होता है और हाइट बढ़ती है, तो अगेन काइनेटिक एनर्जी विल कन्वर्ट इनटू पोटेंशियल। अब यहां से आपका जो पेंडुलम है, पेंडुलम उड़ता हुआ, ठीक है, उड़ता हुआ कहां जाएगा भाई? उड़ता हुआ इस पॉइंट पे आएगा, इस पॉइंट पे। अरे तुम्हें ज्यादा बना दिया, सॉरी सॉरी पीपल, सॉरी शक्तिमान। ठीक है, यहां पे पहुंचा भाई। यहां पर पेंडुलम की एक और हाइट है और ये क्या कहते हैं, ये आपका इनिशियल, ये मीन है, ये फाइनल पोजीशन है यहां पे। इसके ऊपर तो जा नहीं सकता पेंडुलम ना, फिर वापस मीन पे आएगा, फिर इनिशियल पे जाएगा, वही सेम चीज होगी, करेक्ट है। तो यहां पर मान लो कि भाई लाइट यहां तक पहुंच गई आपकी बॉब। अब यहां पे क्या हुआ? यहां से ऊपर जाते जाते वेलोसिटी कम होती गई, तो काइनेटिक एनर्जी केप्ट डिक्रीजिंग, और इस मैक्सिमम पोजीशन पे हुआ क्या? इस मैक्सिमम पोजीशन पे आपकी पोटेंशियल एनर्जी दोबारा mgh बन गई, आपकी काइनेटिक एनर्जी दोबारा जीरो हो गई। तो टोटल एनर्जी के साथ क्या हुआ? काइनेटिक प्लस पोटेंशियल में काइनेटिक जीरो, पोटेंशियल एनर्जी mgh, सेम सेम। फिर क्या हुआ? एंड देन आफ्टर दैट द साइकिल रिपीट, साइकिल फिर दोबारा यहां पर आया, आपकी ये सिनेरियो हुई, फिर यहां से वहां गया, फिर ये सिनेरियो हुआ, देन द साइकिल कीप्स रिपीटिंग। ये होता है आपके पेंडुलम के साथ, ठीक है। अब मुझे पता है कि बहुत सारे बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा, सर यहां पर काइनेटिक आपने डायरेक्टली mgh क्यों लिखा? आप यहां पर हाफ mv² जरूर लिख सकते थे, है ना, और वहां से हम डिराइव कर सकते थे mgh। लेकिन पेंडुलम का ये सवाल आपका इतने मार्क्स पे नहीं आता कि, और 5 मार्क्स का भी आ जाए तो आपको यहाँ पे डिराइव करने की जरूरत नहीं है, आपको कॉन्सेप्चुअली समझाना है, ये कहते हुए कि भाई पोटेंशियल जी कन्वर्ट्स इनटू काइनेटिक, और सीधा काइनेटिक mgh लिख सकते हो, आपको यहाँ पे डिराइव करने की जरूरत नहीं है। जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का आपका जो डेरिवेशन है वहां पर आपको डिराइव करना होता है, यहां पर आपको डिराइव करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है, बिल्कुल भी नहीं है। अगर करना भी होता तो करना बहुत सिंपल है। मैं जैसे यहां पर काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है मैं करके दिखाता हूं। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ mv², ये होता है काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला। अब मुझे v² निकालना है, हाफ m तो मुझे पता है कि भाई मान लो कि अगर आपका बॉब का मास m है, v² निकालना है मेरे को। यहां पर v² में कैसे निकालूंगा? थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन का इस्तेमाल करके। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है? v² माइनस u² इज इक्वल टू 2gh, ठीक है। यहां पर आपका जो पेंडुलम है उसका इनिशियल वेलोसिटी 0 था, तो u² 0 हो गया, तो बन गया मेरा v² इज इक्वल टू 2gh। अब मैं इसको यहां पर डाल दूंगा, क्या बनेगा? काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू कितना भाई? हाफ mv² है। v² के बदले 2gh डाल दूंगा, क्योंकि भाई देखो मेरे जो पेंडुलम है उसने कितना डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट हुआ, हाइट इतना डिस्प्लेस किया उसने, है ना, तो मेरी वैल्यू कितनी बन जाएगी? हाफ m इंटू 2gh, 2 कट गया, बचा क्या? mgh। तो इट इज इजी टू डिराइव इट बट यू डोंट हैव टू डिराइव इट, इट्स द सेम वे हाउ यू डिराइव इट फॉर दी क्या कहते हैं आपके लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वाले जो डेरिवेशन है उसके हिसाब से। तो यहां पर आपको करने की जरूरत नहीं है। अब आगे का सवाल पढ़ते हैं। Why does the bob eventually come to rest? पेंडुलम ऐसे हिल डुल के ऑसिलेट कर करके रुक क्यों जाता है? क्योंकि एयर का फ्रिक्शन होता है, इसलिए रुक जाता है। हवा भी थोड़ा सा रोकती है ना उसे। What happens to its energy eventually? Eventually the kinetic energy and the potential energy keeps on changing within each other, but slowly because of air friction the energy keeps getting lost to overcome the air friction in the form of heat energy, ठीक है। Is it a violation of the law of conservation of energy? बिल्कुल नहीं, it is not violating anything। चलो आगे बढ़ते हैं टू द 16th क्वेश्चन नाउ। ऑल दी बेस्ट। कितना हो गया वक्त? 40 मिनट्स पे पहुंच गए हम, क्या बात है। एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m is moving with a constant velocity v. How much work should be done on the object in order to bring the object to rest? अगेन जैसे दो वेलोसिटी की बात आ गई, हम वर्क एनर्जी थ्योरम का इस्तेमाल करेंगे। कितना काम करना है ना, हाउ मच वर्क। वर्क का फॉर्मूला क्या होता है भाई? फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। बोल रहे हैं कि इसका फॉर्मूला क्या होता है? हाफ mv² माइनस हाफ mu²। अब देखो बोला जा रहा है कि फाइनल वेलोसिटी 0 हो जानी चाहिए, ठीक है, फाइनल वेलोसिटी, क्योंकि आपको ऑब्जेक्ट को रोकना है, रेस्ट पे लाना है। तो सिंस रेस्ट पे लाना है आपका फाइनल वेलोसिटी 0 होगा, हाफ m 0 का स्क्वायर माइनस हाफ
एम यू स्क्वायर। यू कितने मेरे को पता नहीं, बोल रहे कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव हो रहा है, वर्क डन कितना लगाना है मेरे को, तो ये तो जीरो हो गया, तो वर्क डन कितना लगाना है मेरे को, मुझे लगाना पड़ेगा माइनस हाफ एम यू स्क्वायर जितना वर्क डन लगाना पड़ेगा टू ब्रिंग दी ऑब्जेक्ट टू रेस्ट। बस सिंपल, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 17 ऑन योर स्क्रीन। Calculate the work required to be done to stop a car of 1500 kg moving at a velocity of 60 km per hour. Same सवाल but just in a different version with numbers. ठीक है, तो अगेन वर्क डन इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। फाइनल काइनेटिक एनर्जी वही सेम सिनेरियो आपका v0 स्क्वायर हो गया और माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी में हाफ, मास है मेरा 1500, ठीक है, आप यहाँ पे मास डाल सकते हैं 1500, कोई इशू नहीं है, इनटू मेरा इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितना है 60 किलोमीटर पर आवर। इस 60 को मुझे कन्वर्ट करना पड़ेगा आपके किसमें भाई, मीटर पर सेकंड में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो 60 इंटू 5/18 करेंगे मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए, तो कितना होता है भाई 2 9 जा 2 30 जा, ठीक है, तो 3 3 जा 3 10 जा, तो मेरा जवाब आ जाता है 50/3। कितना हो जाता है मेरा जवाब 50/3, ठीक है। तो 50/3 को 50/3 रखो, ज्यादा काटने की जरूरत नहीं है, आप सीधा डाल दो यहाँ पे 50/3 आ गया, ठीक है। तो ये तो पूरा जीरो हो गया, माइनस हाफ इंटू 1500 इंटू 50/3, ठीक है। तो 3 से तो कट जाएगा, 3 1 जा 3 5 जा 0 0, अब 2 1 जा 250 जा, तो मेरा जवाब कितना हो गया माइनस 250 इंटू 50 दैट इज 25 इंटू 5, दैट इज बेसिकली 25 इंटू 5 होता है 125, तो 12500 मेरी जूल्स वैल्यू आ जाती है, इट इज बेसिकली माइनस 12.5 किलो जूल्स का मेरा वर्क डन होता है। सेम वर्क एनर्जी थ्योरम बहुत जगहों पर आ जाती है, बहुत हेल्पफुल हो जाती है। वरना आप क्या करोगे, आप काइनेटिक एनर्जी निकालोगे, काइनेटिक एनर्जी निकालने के बाद फिर आपको बताना पड़ेगा कि भाई फाइनल काइनेटिक एनर्जी जीरो है, तो फिर इसलिए वर्क डन इतना होगा, डायरेक्टली निकाल दो ना, बात खत्म, ठीक है। चलो ओके डन सॉर्टेड। 18 क्वेश्चन पे आ चुके हैं अभी हम, करें 18 क्वेश्चन, बल्ले बल्ले कर रहे हो, लाइक बटन हिट कर दिया, ठीक है। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग अ फोर्स F is acting on an object of mass m, the direction of displacement from west to east shown by the longer arrow. Observe the diagrams carefully and state whether the work done by the force is negative, positive or zero. तो डायग्राम देके बताना है कि भाई फोर्स नेगेटिव है, वर्क डन नेगेटिव है, पॉजिटिव है या जीरो, ठीक है। तो ये लंबे लंबे जो एरोज हैं वो डिस्प्लेसमेंट के एरो है, ठीक है, तो उसके बेसिस से बताना है। सिंपल सी बात है, आपको यह पता होना चाहिए, जैसे हमने पढ़ लिया अभी, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अगर परपेंडिकुलर हुए तो वर्क डन जीरो होता है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक ही डायरेक्शन में हुए तो वर्क डन पॉजिटिव में होता है, और फोर्स और डिस्प्लेसमेंट ऑपोजिट डायरेक्शन में हुए, फोर्स यहां पे डिस्प्लेसमेंट उस तरफ है, तो वर्क डन नेगेटिव होता है, ठीक है। चलो ग्रेट गाइस, 19th question on your screen, we are almost at the end, this is the last second question for today. Sony says that the acceleration in an object could be zero even when several forces are acting on it. Do you agree with her? Why? अब क्योंकि मैंने आपको डिस्प्लेसमेंट वाला कॉन्सेप्ट समझा दिया कि भाई जब फोर्स जीरो हो तब भी डिस्प्लेसमेंट हो सकती है, यहां पर भी वही मुद्दा है कि फोर्स जीरो हो तो एक्सेलरेशन हो सकती है, अगर ऑब्जेक्ट ऑलरेडी मोशन में है तो पॉसिबल है। नेट फोर्स जीरो हो और एक्सेलरेशन हो तो एक सेकेंड, एक्सेलरेशन हाँ बिल्कुल है भाई, बिल्कुल है, नहीं यार एक्सेलरेशन और फोर्स मेरे ख्याल से नहीं हो सकती, हो सकती है, हाँ हो सकती है, बिल्कुल है। अगर एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन से ऑब्जेक्ट मूव कर रहा था और उसके ऊपर अगर नेट फोर्स जीरो हो जाती है तो वही एक कंडीशन है जब पॉसिबल है, अगर ऑब्जेक्ट ऑलरेडी मूविंग हो तो। इट वाज मूविंग ऑलरेडी विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, अब आपने और फोर्स लगाया तो नेट फोर्स जीरो है, तब पॉसिबल है, व्हेन द नेट फोर्स इज जीरो, यस पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। अब 20वां सवाल जो आपके सिलेबस में नहीं है, फाइंड द एनर्जी इन किलोवाट आवर कंज्यूम्ड इन 10 आवर्स बाय 4 डिवाइसेस ऑफ पावर 500 वॉट ईच, ठीक है। तो एनर्जी का आपका फॉर्मूला होता है पावर इनटू टाइम, लेकिन यहाँ पर 4 डिवाइसेस हैं, कितने डिवाइसेस हैं 4 डिवाइसेस, तो इनटू 4 करना है। पावर कितनी है यहाँ पर 500 वॉट है, टाइम कितनी है 10 घंटे इनटू 4, तो जवाब कितनी आ गई यहाँ पे 5000, वही 5,020, हाँ तो 20 और 3 जीरो, तो 20,000 यहाँ पर आपकी आ चुकी है वैल्यू वॉट आवर्स में, पावर वॉट में था 10 घंटे, तो एनर्जी हमें निकालनी किलो वॉट आवर में, कितना हो जाएगा डिवाइड बाई 1000, सो 20 किलो वॉट आवर आपकी वैल्यू आ जाती है। सिंपलेस्ट क्वेश्चन। तो गाइज दैट इज इट फॉर टुडे। एक और 21st क्वेश्चन है जो मैं चाहता हूं कि आप लोग मुझे करके दिखाना होमवर्क में इन दी कमेंट्स, ठीक है, कमेंट से मुझे करके दिखाना। अब मुझे उम्मीद है कि इस 45 मिनट्स लिया ना मैंने, हाँ इस 45 मिनट्स में
हमने हर एक सवाल को कर लिया। एनसीईआरटी एक्सरसाइज जो वर्क एनर्जी पावर का है, ये एक सेशन आपको काफी, आपको छोटे छोटे सेशन देखने की जरूरत नहीं है, ये एक सेशन आपको काफी है पूरा एक्सरसाइज करने के लिए। आप चाहो तो मैं यहाँ पर इसमें टाइम स्टैम्प्स डलवा दूंगा आपके इस वीडियो में, ताकि आप लोग हर एक सवाल को देख सको। बट लेट मी टेल यू, आई हैव ट्राइड माई बेस्ट टू कीप दिस एक्सप्लेनेशंस एज सिंपल एज पॉसिबल, ताकि आपको सारी चीज समझ में आ जाए। लेकिन मैं आपसे जरूर रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई आने वाले इस वीडियो के एंड में आपको मैं प्लेलिस्ट दे दूंगा क्लास 9 की, जो आपको देखनी है उसको जरूर देखना, ताकि बहुत थ्योरी स्ट्रांग हो, सिर्फ सवाल करने से नहीं होगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी ये सारे लिंक्स अवेलेबल होंगे, ठीक है? सो प्लीज चेक देम आउट, एंड इफ इन केस यू रियली एंजॉयड दिस वीडियो एंड फाउंड दिस एक्सप्लेनेशन सिंपल, प्लीज मेक श्योर टू शेयर, सब्सक्राइब एंड लेट मी नो द कमेंट सेक्शन इफ यू नीड इट फॉर साउंड एज वेल। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में गाइस। दिस इज अभिषेक साइनिंग ऑफ फॉर टुडे। एंजॉय योर लाइफ, स्टे होम, स्टे सेफ एंड स्टे स्ट्रांग, एंड आई विल कैच यू गाइस इन नेक्स्ट सेशन। Peace.